जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसी किताब मिल जाए जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सके, तो आप क्या मांगेंगे? पैसा, ताकत या शायद किसी खोए हुए को वापस लाने की चाह? लेकिन एक शर्त है, आपकी इच्छा तभी पूरी होगी जब आप वही करेंगे जो वो किताब आपसे कहेगी, चाहे वो बात कितनी भी अजीब या खतरनाक क्यों ना हो। आज की फिल्म इसी रहस्यमय सोच पर आधारित है। इसमें कुछ बच्चों को ऐसी ही एक जादुई किताब मिलती है जो इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन बदले में उनसे भयानक काम करवाती है। जो काम उस किताब ने उनसे करवाए, वो इतने चौंकाने वाले हैं कि किसी को यकीन ही नहीं होता। कहानी शुरू तीन दोस्तों से होती है। एक दिन उन्हें एक पुराने मंदिर के बारे में अफवाह सुनने को मिलती है। जो वहां जाकर इच्छा मांगता है, उसकी मनोकामना सच हो जाती है। तीनों मंदिर पहुंचते हैं और अपनी अपनी इच्छा मांगते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उनकी इच्छाएं धुएं में बदलकर हवा में उड़ जाती हैं और मंदिर के अंदर रखे एक पुराने बर्तन में समा जाती हैं। अचानक एक रहस्यमयी छाया जैसी आकृति वहां दिखाई देती है। बिना कुछ कहे वह उस बर्तन को उठाता है और तेजी से वहां से गायब हो जाता है। तीनों दोस्त अपनी इच्छाओं में खोए हुए इस अजीब घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी ओर वह भूत उस बर्तन को लेकर एक पुरानी किताबों की दुकान पर पहुंचता है। वहां दुकान का मालिक पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। भूत कहता है, मैं तीन बच्चों की इच्छाएं लेकर आया हूं, शायद अब इच्छाओं की किताब इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मालिक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, आज रात उन्हें इस दुकान का रास्ता दिखा दो ताकि वे खुद इस किताब की तलाश में यहां आए। भूत चुपचाप सिर झुकाता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। उस रात जब सब कुछ शांत था, काजुकी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था और उसी पल उसके सामने वही भूत प्रकट होता है। धीरे से वो कहता है, अगर तुम सच में अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कल पुरानी किताबों की दुकान पर जाना, वहां तुम्हें तरीका पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है। अगली सुबह काजुकी स्कूल में सनी और ताइची से मिलता है। जैसे ही तीनों बातचीत शुरू करते हैं, सनी और ताइची कुछ ऐसा बताते हैं जिससे काजुकी हैरान रह जाता है। कल रात उन्होंने भी उसी भूत को देखा था। भूत ने उन्हें भी वही बात कही। दिन में क्लास के दौरान तीनों धीरे धीरे फुसफुसाते हुए अगले कदम की योजना बनाते हैं। उसी वक्त क्लास में एक नए टीचर आते हैं, मिस हयामा। वो बताती हैं कि उनकी पिछली टीचर छुट्टी पर है, इसलिए अब कुछ समय के लिए वो ही क्लास संभालेंगी। स्कूल खत्म होने के बाद काजुकी, सनी और ताइची पुरानी किताबों की दुकान की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो सब दंग रह जाते हैं। कल तक वहां कोई दुकान नहीं थी और आज अचानक वहां एक रहस्यमयी पुरानी बुक स्टोर खड़ी है। तीनों को यकीन नहीं होता कि कोई दुकान रातों रात कैसे खुल सकती है। वे हिचकिचाते नहीं और अंदर कदम रख देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि मिस हयामा ने दूर से उन्हें दुकान में जाते हुए देख लिया है। जिज्ञासा और चिंता से भरी हुई वो भी चुपचाप उनके पीछे अंदर चली जाती हैं। अंदर दुकान बेहद शांत और रहस्यमयी लग रही थी। काउंटर के पीछे दुकानदार गहरी नींद में सोया था। तीनों धीरे धीरे इधर उधर देखने लगते हैं, किताबों की अलमारियों में खोज शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उनकी नजर एक पुरानी भारी और कीमती किताब पर पड़ती है। किताब इतनी महंगी लग रही थी कि उनके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आखिर में उन्होंने एक ही फैसला किया, किताब को चुपके से ले जाना। लेकिन जैसे ही काजुकी किताब उठाता है, दुकानदार की नजरें अचानक खुल जाती हैं। डर के मारे बच्चे किताब पकड़कर भागने लगते हैं, लेकिन दुकानदार की आवाज गूंजती है, रुको, पहले किताब के नियम सुनो। बिना नियमों के तुम इस किताब का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। बच्चे डर के मारे रुकने की हिम्मत नहीं करते। वे जितनी तेज भाग सकते हैं उतनी तेज दौड़ पड़ते हैं। आखिर बहुत देर बाद वो किसी तरह खुली हवा में गिरते हुए बाहर निकल आते हैं। उनके पीछे मिस हयामा भी भागती हुई बाहर आती है। पूरी दुनिया उलटी हो चुकी है। घर, सड़कें, पेड़, सब कुछ उल्टा लटक रहा है, जैसे वास्तविकता के नियम टूट गए हों। उधर काजुकी किसी तरह अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां सब कुछ बदला हुआ है। फर्नीचर अलग है, दीवारों का रंग बदल गया है और सबसे डरावनी बात, उसका परिवार गायब है। डर से कांपते हुए वो बाहर भागता है, जहां सनी और ताइची पहले से खड़े हैं। पूरा शहर खाली पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अब अपनी दुनिया में नहीं हैं। तीनों दोस्त तय करते हैं कि वे शहर में खोज करेंगे, उम्मीद में कि शायद कोई और इंसान मिल जाए। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक दोस्त का चेहरा दिखता है, मिनाटो। खुश होकर वे उसकी ओर दौड़ते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। सब तय करते हैं वे साथ मिलकर इस अजीब दुनिया से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन अंदर ही अंदर काजुकी, सनी और ताइची के दिल में एक गहरी बेचैनी है, क्योंकि वे जानते हैं एक ऐसा सच जो मिनाटो नहीं जानता। सिर्फ एक हफ्ता पहले मिनाटो एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ था और तब से कोमा में है। तो फिर वो यहाँ कैसे है?
वो जीवित, स्वस्थ और उनके सामने खड़ा कैसे हो सकता है? ये ख्याल उनके दिलों को हिला देता है। क्या वो सब मर चुके हैं या फिर यह कोई दूसरी दुनिया है? लेकिन वे ये बात अपने तक ही रखते हैं। वो सोचते हैं वापस उस पुरानी किताबों की दुकान पर जाएं। शायद अगर वे फिर वहां पहुंच जाएं तो बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन जब वे उसी जगह पहुंचते हैं तो दुकान गायब है। जहां कल तक वो रहस्यमयी जगह थी, वहां अब सिर्फ एक खाली इमारत खड़ी है। उसी पल उसे कुछ याद आता है। मिस हयामा भी उनके साथ उस दुकान में गई थी। वे उनका पता खोज लेते हैं और वहां पहुंचते हैं। हयामा को देखकर वे दंग रह जाते हैं। वो बहुत कमजोर और डरी हुई लगती है। बच्चे जल्दी से उन्हें शांत करते हैं और सब कुछ बताते हैं। वो बच्चों के साथ जुड़ जाती है। अब चारों एकजुट होकर रास्ता ढूंढने का फैसला करते हैं। मगर तभी खिड़की के बाहर का दृश्य बदल जाता है। सड़कों पर भयानक जीव घूम रहे हैं। उनकी आंखें अजीब नीली रोशनी से चमक रही हैं। ये जगह इंसानों की नहीं, राक्षसों की दुनिया है। हयामा जल्दी से दरवाजे बंद करने का आदेश देती है और सब अंदर छिप जाते हैं। अगली सुबह वे चारों उस रहस्यमयी किताब को ध्यान से देखने बैठते हैं। किताब के कवर पर लिखा होता है 7 और नीचे 2 मोटी रेखाएं। किसी को समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है। पन्ने पलटते अचानक उनकी नजर एक चित्र पर पड़ती है। वही भूत जो उनके सपनों में आया था। चित्र के नीचे लिखा होता है, यह भूत 7 राक्षसों में से एक है। इसे कभी एक जादूगर ने इस किताब के अंदर बंद किया था। अगर कोई इसे फिर से मुक्त करता है तो यह उसकी एक इच्छा पूरी करने में मदद करेगा। लेकिन हर राक्षस केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जब सभी 7 राक्षसों को पकड़कर फिर से किताब में सील कर दिया जाएगा, तभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। पर सावधान, अगर समय रहते यह कार्य पूरा न किया गया तो तुम इस दुनिया के हमेशा के लिए कैदी बन जाओगे। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि पहला भूत कहीं दूर नहीं, वो काजुकी के अपने घर में छिपा है। ऊंचे झूमर पर बैठा अपनी चमकती आंखों से उन्हें देख रहा है। तीनों तुरंत हरकत में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, भूत का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो कोई डरावनी आत्मा नहीं, बल्कि एक छोटा, चालाक और शरारती राक्षस है। कई बार असफल प्रयासों के बाद ताइची आगे बढ़ती है और अपनी चतुराई का उपयोग करके भूत को किताब के अंदर फंसाने में सफल हो जाती है। बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं। पन्ने चमकने लगते हैं और भूत सील होकर किताब के अंदर समा जाता है। अब उन्हें आखिरकार समझ में आता है कि किताब कैसे काम करती है। वे तुरंत एक परीक्षण करते हैं। भूत को एक बार बाहर निकालकर कुछ काम करने के लिए कहते हैं। भूत इसे मना नहीं कर सकता, केवल एक बार। भूत बताता है, जब भी आप हम में से किसी को पकड़ते हो, किताब के पन्नों पर अगला राक्षस दिखाई देगा। इसी तरह आप धीरे धीरे सभी राक्षसों को पकड़ते जाएंगे। काजुकी 2 मोटी रेखाओं के बारे में पूछता है। भूत कहता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। इन 2 दिनों में आपको सभी 7 राक्षस पकड़ने होंगे। असफल हो गए तो तुम्हें सामना करना पड़ेगा भयानक खतरे से, यहां तक कि मौत भी। मिनाटो और हयामा भी तय करते हैं। वे बच्चों के साथ रहकर इस अजीब दुनिया और राक्षसों का सामना करेंगे। भूत का पीछा करते हुए और किताब के निर्देशों का पालन करते हुए वे सभी एक अंधेरे जंगल में पहुंचते हैं। अगला राक्षस एक गुफा के अंदर रहता है। इस राक्षस की कमजोरी यह है कि वह बुरी बातें सुनने से बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई उसे अपमानित करे तो वह नियंत्रण खो देता है। समूह गुफा के सामने खड़ा होता है। डर और जिज्ञासा में वे राक्षस के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। भयंकर गर्जना के साथ राक्षस बाहर आता है, विशाल, भयानक और उनकी कल्पना से भी बड़ा। उसका शरीर घातक गति से घूमता है, रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन ताइची शांत रहती है। वह भूत वाली किताब जमीन पर रखती है और भूत को अपमान की ओर आकर्षित करती है। राक्षस क्रोधित होकर पूरी गति से ताइची की ओर बढ़ता है। आखिरी पल में ताइची छलांग लगाकर बच निकलती है और राक्षस सीधे किताब में खिंच जाता है। एक और राक्षस पकड़ा गया। अब वे 7 में से 3 राक्षसों को सील कर चुके हैं, मतलब 5 अभी बाकी हैं। किताब जल्द ही अगली चुनौती का संकेत देती है। अगला राक्षस तैरती हुई सफेद चादर जैसी है। उसकी कमजोरी यह है कि यह किसी को गंदा होने बर्दाश्त नहीं कर सकता। समूह तैयारी करता है। वे पेंट और रंग का इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। राक्षस अचानक हमला करता है, सनी को हवा में उठा लेता है। काजुकी और ताइची मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वे भी हवा में फंस जाते हैं। तभी हयामा और मिनाटो जल्दी से पेंट रिंग्स पकड़ते हैं और राक्षस पर फेंकते हैं। रंग राक्षस की सफेद सतह पर गिरता है। राक्षस डर के मारे चीखता है। पूरी तरह गंदा होने से भयभीत वह बच्चों को छोड़ देता है और किताब में वापस समा जाता है। अब केवल 4 राक्षस बचे हैं,
लेकिन चेतावनी और कड़ी हो जाती है। अब उनके पास सिर्फ एक दिन बचे हैं। अगर वे असफल होते हैं तो वे इस दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। फिर अगला राक्षस सामने आता है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी तक कहानी में बने हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। अगला राक्षस सामने आता है। वह शरीर में अनगिनत चमकती आंखों वाला प्राणी है। कितना भी हमला किया जाए वह तुरंत देख लेता है और ब्लॉक कर देता है। लेकिन हयामा सोचती हैं और एक योजना बनाती हैं। बच्चे चतुराई से प्याज काटते हैं, रस निकालते हैं और गुब्बारे में भर देते हैं। जब राक्षस प्रकट होता है वे एक एक करके प्याज के पानी वाले गुब्बारे फेंकते हैं। राक्षस हंसता है और कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना कमजोर हूं कि तुम्हारी चालों से डर जाऊं? फिर वह गुब्बारों की एक के बाद एक बारिश करते हैं। जब गुब्बारा राक्षस की सुरक्षा ढाल को पार कर जाता है तो उसकी आंखों में चोट पहुंचाता है। राक्षस पीड़ा से चीखता है और दर्द से तड़पता है। आखिरकार गुब्बारे फूटते हैं और राक्षस अपनी शक्ति खोकर गिर जाता है। भूतिया किताब खुलती है और प्राणी को अंदर खींच लेती है। 7 राक्षसों में से एक को पकड़ने के बाद समूह पास के पार्क की ओर जाता है। वे बेंचों पर बैठकर किताब से सीखने की कोशिश करते हैं कि अगला राक्षस कौन हो सकता है। ताइची थोड़ी देर आराम करती है और पुराने झूले पर झूलने लगती है। लेकिन किताब के पन्ने अचानक एक भयानक सच उजागर करते हैं। अगला राक्षस वही झूला है। जो भी उस झूले पर बैठेगा वह सीधे नरक में ले जाया जाएगा। सभी डर जाते हैं। ताइची जो अभी भी झूल रही है खतरे से अनजान है। अचानक झूला ताइची को पकड़कर खुद से ऊपर खींचने लगता है। बच्चे भागते हुए झूले को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हयामा भी उस पर चढ़ जाती हैं। उम्मीद करती हैं कि उनका वजन झूले को नीचे खींच देगा, लेकिन झूला बहुत शक्तिशाली है। सभी को आकाश में घसीट ले जाता है। जमीन पर सनी फंस जाती है। सनी भूत की किताब खोलती है। वह उस राक्षस को बुलाती है जिसे उसने पहले पकड़ा था, सफेद कपड़े वाला राक्षस। साथ मिलकर वे हवा में झूले का पीछा करते हैं। सनी अद्भुत गति के साथ पहुंचती है, अपने दोस्तों और किताब को पकड़कर झूले से पटक देती है। लेकिन जैसे ही झूला गायब होता है सब लोग अपनी पकड़ खो देते हैं। वे सीधे गहरी खाई की ओर गिरते हैं। आखिरी क्षण में सफेद कपड़े वाला राक्षस अपनी पंख फैलता है और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। सबकी राहत की सांस निकलती है। अब वे किताब की ओर लौटते हैं और अगले राक्षस की पहचान करते हैं। पन्ने पलटते हैं और नए शब्द प्रकट होते हैं। इस बार अगला राक्षस एक प्रतिबिंब के रूप में सामने आता है। जो कोई भी दर्पण में देखता है उसका प्रतिबिंब बाहर निकलता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बच्चे भयभीत हो जाते हैं। वे सोचते हैं, हम अपने ही प्रतिबिंब से कैसे लड़ सकते हैं। अब वहां 2 काजुकी एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। ताइची उन्हें परखने के लिए कहता है। ताइची दोनों काजुकी से कुछ सवाल पूछता है। आश्चर्यजनक रूप से दोनों वही उत्तर देते हैं। बच्चों को अब समझ नहीं आता कि असली कौन है। हताश होकर ताइची भूत की किताब उठाता है और नकली काजुकी को फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दबाजी में वह गलती कर देता है और असली काजुकी को निशाना बना देता है। किताब उसे हिंसक रूप से अस्वीकार करती है। लेकिन अब उन्हें सच पता चल गया, अगर काजुकी को चोट पहुंची तो दूसरा केवल नकली प्रतिबिंब होगा। नकली काजुकी मुस्कुराता है और भाग जाता है और जल्द ही उसका शरीर कई प्रतियों में टूट जाता है। दर्जनों काजुकी हर दिशा में दौड़ने लगते हैं। तभी मिनाटो कदम बढ़ाती है। मिनाटो अपनी आंखें बंद करती है और धीरे से कहती है, कृपया किताब के अंदर आइए। मैं वादा करती हूं मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। नकली काजुकी धीरे धीरे सिर झुकाता है और कदम बढ़ाता है। एक एक करके सभी प्रतिबिंब किताब में समा जाते हैं। बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। वह जानती है कि काजुकी हमेशा उसे पसंद करता रहा है। अब केवल एक राक्षस बचा है। अगर वे उसे पकड़ लें तो उनकी इच्छाएं सच हो जाएंगी। लेकिन यह आखिरी राक्षस सबसे खतरनाक है। भूत की किताब कहती है कि इसके पास दूसरे राक्षसों को खाने और नियंत्रित करने की शक्ति है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसके पास समय को नियंत्रित करने की क्षमता भी है। काजुकी, ताइची और सनी कहते हैं, अगर हम समय को नियंत्रित कर सकें तो हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मिनाटो उनकी ओर देखती है और धीरे से पूछती है, क्या आप मुझे अपनी इच्छा बता सकते हैं? लेकिन तीनों लड़के अजीब तरह से मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, यह हमारे बीच का रहस्य है, यह बस लड़कों का मामला है। वह उदास होकर कमरे में चली जाती है। हयामा यह सब देखती है और लड़कों को डांटती है। फिर वे सच उजागर करते हैं। उनकी इच्छा है कि मिनाटो ठीक हो जाए। मिनाटो को समझ आता है कि लड़कों की यह इच्छा क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी।
उसके जन्मदिन पर काजुकी, सनी और ताइची ने उसके लिए सरप्राइज प्लान बनाया था। वे उसे एक विशेष सड़क पर ले जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही मिनाटो वहां से गुजरती है, एक भारी स्टैंड गिर जाता है और वह गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चली जाती है। तब से लड़कों ने वादा किया कि वे उसके लिए कुछ भी करेंगे। यही उनकी इच्छा थी। मिनाटो ने सब कुछ सुना और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त केवल उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। लेकिन अचानक मिनाटो का शरीर फीका पड़ने लगता है। अजीब दुनिया समाप्त हो रही थी। अगर अंतिम राक्षस जल्द नहीं पकड़ा गया तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। समय कम होता जा रहा है। हताश होकर वे छोटे शरारती राक्षस के पास जाते हैं और मदद के लिए विनती करते हैं। नियम के अनुसार एक राक्षस केवल एक बार ही मदद कर सकता है और यह राक्षस पहले ही अपनी मदद दे चुका था। लेकिन यह देखकर कि बच्चों में साहस और निष्ठा है, वह नियम तोड़ता है। छोटा राक्षस उन्हें बताता है कि अंतिम राक्षस एक भव्य महल के अंदर रहता है। जब वे वहां पहुंचते हैं, राक्षस के सैनिक तुरंत हमला कर देते हैं। बच्चे जल्दी से अपने पकड़े हुए राक्षस छोड़ देते हैं और उनके राक्षस लड़ते हैं और बच्चों को महल के अंदर जाने का मौका देते हैं। महल के हॉल में उनका सामना अंतिम राक्षस से होता है। वह विशाल, भयानक और पूरी तरह तैयार है। बच्चे उसे भूत की किताब में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता। उनके राक्षस बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अंतिम राक्षस उन्हें एक एक करके खा जाता है। साथ ही उसकी शक्ति बढ़ती है। अब उसके पास 100 आंखें हैं। वह तैरता है, घूमता है और स्विंग राक्षस की तरह बन जाता है। वह अजेय हो जाता है। हर कोई उम्मीद खो चुका था और मिनाटो का शरीर धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। पल भर में छोटा राक्षस और कपड़े वाला राक्षस प्रकट होते हैं। हालांकि उन्होंने पहले नियम तोड़ दिया था, उन्होंने तय किया कि इस बार फिर मदद करेंगे और वे मिलकर अंतिम योजना बनाते हैं। महल में अंतिम राक्षस खड़ा होता है और दहाड़ता है। यह पकड़ने में असंभव है। उसकी आवाज महल की दीवारों को हिला देती है। लेकिन काजुकी कपड़े के राक्षस के साथ हवा में ऊपर उठता है और बिना समय बर्बाद किए वह भूत की किताब में विशाल राक्षस को फंसाने की कोशिश करता है। राक्षस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। तुरंत असली काजुकी प्रकट होता है। वह जोर से किताब खोलता है। राक्षस चीखता है और अंततः भूत की किताब में खींच लिया जाता है। कमरा खुशी से गूंज उठता है। सबसे शक्तिशाली राक्षस भी पराजित हो गया। भूत की किताब से पहले फंसे सभी अन्य राक्षस बाहर निकल आते हैं। काजुकी ने तुरंत अंतिम राक्षस को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम समय को नियंत्रित कर सकते हो। मुझे उस पल में वापस ले जाओ जब मिनाटो की दुर्घटना होने वाली थी। राक्षस पूछता है, अगर तुम वापस जाओ और उसे बचा लो तो तुम्हारा जीवन जारी रहेगा, लेकिन तुम इस दुनिया में जो कुछ भी अनुभव किया वह भूल जाओगे। फिर एक चमकता हुआ पोर्टल खुलता है। काजुकी मिनाटो के जन्मदिन के दिन लौटता है। वह उसे सड़क पर चलते हुए देखता है जहां दुर्घटना होने वाली थी। काजुकी चिल्लाता है, मिनाटो वहां से दूर हटो। मिनाटो समय रहते एक तरफ हट जाती है। भारी स्टैंड जमीन पर गिरता है, लेकिन वह सुरक्षित है। काजुकी दुनिया की नई समय रेखा में लौटता है। अब कहानी नई समय रेखा में जारी है, जहां मिनाटो का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। जादुई दुनिया उनकी इच्छाओं के अनुसार पूरी हुई और अब दुनिया का पतन शुरू हो जाता है। आसमान झिलमिलाता है, सब कुछ प्रकाश में बदल जाता है और धीरे धीरे जादुई दुनिया भूत की किताब में वापस समाहित हो जाती है। अगले बच्चे का इंतजार करते हुए जो हिम्मत करके कोई इच्छा करेगा। अंतिम दृश्य में काजुकी, सनी, ताइची और मिनाटो फिर से स्कूल में होते हैं। उनकी शिक्षिका हयामा अंदर आती है। जैसे ही वह बच्चों को देखती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन धुंधली यादें उसके दिल को छू जाती हैं। चारों बच्चों को भी अजीब सा एहसास होता है, मानो कुछ महत्वपूर्ण उनके बीच हुआ है, कुछ ऐसा जो वे पूरी तरह याद नहीं रख सकते। और इसी पल के साथ कहानी का अंत हो जाता है। ये थी गोस्ट बुक ओबकेजुकन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।